वेलकम टू एग्रीकल्चरपीडिया। नमस्कार दोस्तों। फंडामेंटल्स ऑफ प्लांट बायोकेमिस्ट्री एंड बायोटेक्नोलॉजी की श्रृंखला में आपका स्वागत है। और आज जो मैं टॉपिक डिस्कस करने वाली हूँ वो है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। इसी श्रृंखला में इससे पहले हम लोग ये जाने हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, मोनोसेकेराइड्स क्या होते हैं, डाइसेकेराइड्स क्या होते हैं, पॉलीसेकेराइड्स क्या होते हैं। यानी कि एक नट शेल में कार्बोहाइड्रेट्स का क्लासिफिकेशन। और उसके बाद हमने जाना कि मोनोसेकेराइड्स की अगेन क्लासिफिकेशन ऑन डिफरेंट पैरामीटर्स। उसके बाद हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स पढ़ा। और अब हम आ गए हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स पर। तो दोस्तों, किसी भी कंपाउंड की केमिकल प्रॉपर्टी जो होती है वो एविडेंट होती है ड्यूरिंग या फिर आफ्टर एनी केमिकल रिएक्शन। यानी कि केमिकल प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी होती है जिसे हम आइडेंटिफाई करते हैं जब उस कंपाउंड में कोई भी केमिकल चेंज आता है। तो सिंपली स्पीकिंग, अगर मैं बहुत आम बोलचाल की भाषा में समझाऊं, तो केमिकल प्रॉपर्टीज कैन नॉट बी डिटरमाइंड जस्ट बाय व्यूइंग और टचिंग द सब्सटेंस। यानी सिर्फ देखने और छूने मात्र से हम किसी भी कंपाउंड की केमिकल प्रॉपर्टी को नहीं समझा सकते हैं। केमिकल प्रॉपर्टी जो है उसके लिए उसका जो इंटरनल स्ट्रक्चर है उसमें चेंजेस होने बहुत जरूरी होते हैं। और केमिकल प्रॉपर्टीज और फिजिकल प्रॉपर्टीज में ये एक बहुत ही मेजर कंट्रास्ट होता है या डिफरेंस होता है कि जो सब्सटेंस का स्ट्रक्चर है वो चेंज नहीं होता है फिजिकल प्रॉपर्टी में, जबकि केमिकल प्रॉपर्टी में सब्सटेंस का स्ट्रक्चर ऑल टुगेदर चेंज हो जाता है। अब ये इतनी इंपॉर्टेंट क्यों होती है पढ़ने के लिए? क्योंककि केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पर ही आप बहुत सारे केमिकल क्लासिफिकेशंस कर सकते हैं। जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स को आप क्लासिफाई कर सकते हैं रिड्यूसिंग शुगर या नॉन रिड्यूसिंग शुगर में। और इसी तरीके से ये जो एक प्रॉपर्टी होती है, इससे आप अननोन सब्सटेंस को आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं। या फिर अगर आपके पास एक मिक्सचर है सब्सटेंसेस का, तो इन प्रॉपर्टीज को यूज करके आप धीरे धीरे सेपरेट कर सकते हैं उस पर्टिकुलर कंपाउंड को। या मैं यूं कहूं कि आप उस पर्टिकुलर कंपाउंड को प्यूरिफाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आगे कार्बोहाइड्रेट्स की हम केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ें उससे पहले कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं इसका एक थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। तो मोनोसेकेराइड्स जो होते हैं दे आर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स। दे विल जनरली गिव रिएक्शंस which are characteristics of alcoholic hydroxyls and of carbonyl groups। देखिए, कोई भी केमिकल प्रॉपर्टी जो होती है वो रिएक्शन तभी देखती है जब उसमें कोई केमिकल ग्रुप होता है जो कि किसी और सब्सटेंस के साथ रिएक्ट करता है। अब देखिए, कार्बोहाइड्रेट्स में और स्पेशली मोनोसेकेराइड्स, बिकॉज दे आर द मोस्ट रिएक्टिव वंस, तो उसके अंदर दो फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं। एक होता है ऑल ग्रुप, ओ एल ऑल, विच रिप्रेजेंट्स अल्कोहल। और एक होता है कार्बोनिल ग्रुप जो कि कभी एल्डिहाइड होता है यानी CHO, या फिर कीटोन ग्रुप जो कि होता है C डबल बॉन्ड O। तो जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होगा तो इन तीन ग्रुप्स में से कोई ना कोई एक ग्रुप बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन शो करेगा और उसी को हम स्टडी करेंगे। तो अब हम एक एक करके जितने भी रिएक्शंस होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स के, स्पेशली मोनोसेकेराइड्स के, उनको हम पढ़ेंगे। सबसे पहला केमिकल रिएक्शन जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन होता है एज फार एज बायोलॉजी इज कंसर्न्ड, वो होता है फॉर्मेशन ऑफ ईस्टर्स। और इसके अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है फॉस्फोराइलेशन। फॉस्फोराइलेशन दोस्तों, अगर आपने ग्लाइकोलिसिस पढ़ा है या क्रेब साइकिल पढ़ी है या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन पढ़ा है, तो आप समझ जाएंगे कि कहीं ना कहीं ये वर्ड से आप जरूर टकराए होंगे। और फॉस्फोराइलेशन इन सिंपल वर्ड्स होता है कि जब एक फॉस्फेट ग्रुप कहीं पर जुड़ जाता है। और फॉस्फेट ग्रुप इतना इंपॉर्टेंट क्यों होता है? क्योंकि अगर मैं बायोलॉजी की बात करूं, आपकी बॉडी की बात करूं, चाहे प्लांट हो चाहे एनिमल हो या कोई भी माइक्रोब की बॉडी हो, तो उसके अंदर जिस तरह से आप
किसी भी देश को रन करते हैं तो वहाँ अ, उसकी जो इकोनॉमी होती है वो वहाँ की करेंसी पे डिपेंड होती है। जैसे इंडिया की अगर हम बात करें तो जितना भी आदान-प्रदान होता है, कोई भी लेन-देन होता है, वो रुपए में होता है। सिमिलरली बॉडी के अंदर जो करेंसी होती है वो होती है एटीपी, और एटीपी के अंदर जो आदान-प्रदान होता है बेसिकली व्हेन इट कन्वर्ट्स फ्रॉम एटीपी टू एडीपी व्हिच इज एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, और वाइस वर्सा, यानी एडीपी विल गेट कन्वर्टेड इनटू एटीपी व्हिच इज एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो यहाँ पे एक फॉस्फेट ग्रुप या तो हटता है या फिर वो जुड़ता है। इसीलिए ये जो रिएक्शन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। देखिए जितने भी फॉस्फोरिक ईस्टर्स होते हैं मोनोसेकेराइड्स के, वो कार्बोहाइड्रेट्स के मेटाबॉलिज्म में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और ज्यादातर केसेस में जो प्राइमरी अल्कोहल ग्रुप होता है वो ही इस्टरिफाई होता है, जैसे कि ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, यानी ग्लूकोज के 6th कार्बन पे एक फॉस्फेट ग्रुप का जुड़ना, या फिर फ्रक्टोज 1 फॉस्फेट, यानी फ्रक्टोज के कार्बन नंबर 1 पे फॉस्फेट ग्रुप का जुड़ना, या फिर फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, या फ्रक्टोज 1 6 बाइफॉस्फेट, यानी फ्रक्टोज के कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 6 पे एक एक फॉस्फेट ग्रुप का जुड़ना। तो टोटल इस कंपाउंड में 2 फॉस्फेट होंगे, और इसीलिए बाइफॉस्फेट टर्म यूज हुआ है। Similarly, ribose 5 phosphate, ribulose 5 phosphate, glyceraldehyde 3 phosphate and so on. और कभी कभी जो हेमी एसिटिल ग्रुप होता है वो भी इस्टरिफाइड हो जाता है, फॉर एग्जाम्पल इन ग्लूकोज 1 फॉस्फेट। और कभी कभी ऐसा भी होता है दोस्तों कि जो मोनोसेकेराइड होता है उसके दोनों ग्रुप्स, यानी हेमी एसिटिल ग्रुप और प्राइमरी अल्कोहल ग्रुप, ये दोनों ही स्टरीफाइड हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल 5 फॉस्फोराइबोसिल 1 पायरोफॉस्फेट। ये मैं आपको टर्म्स या कंपाउंड्स के नाम इसलिए बता रही हूँ क्योंकि इस पर डायरेक्ट क्वेश्चंस उठते हैं। जैसे आपसे पूछ लिया जाएगा कि आपको 4 ऑप्शंस दे करके कि इनमें से ऐसा कौन सा कंपाउंड है जिसमें कि हेमी एसिटिल ग्रुप और प्राइमरी अल्कोहल ग्रुप दोनों का एस्टरिफिकेशन हुआ है, या आपको कुछ एग्जाम्पल्स दे दिए जाएंगे और पूछा जा सकता है कि इनमें से किस कंपाउंड में प्राइमरी अल्कोहल ग्रुप का एस्टरिफिकेशन हुआ है या फिर हेमी एसिटिल ग्रुप का एस्टरिफिकेशन हुआ है। तो आपको उस हिसाब से जितने भी कंपाउंड्स हैं उनके फॉर्मूलेस पता होना चाहिए, या फिर आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा जो कार्बन है वो प्राइमरी अल्कोहल ग्रुप बनाता है और कौन सा कार्बन हेमी एसिटिल ग्रुप बनाता है। तो दोस्तों अगर हम रिकॉल करें अगेन कि इसकी क्या इम्पोर्टेंस है, तो जितने भी बायोमोलिक्यूल्स होते हैं ये सब चार्ज्ड स्पीशीज होते हैं। चार्ज्ड स्पीशीज यानी उनमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दोनों होता है। तो पहला तो पॉइंट यही आता है कि ये जो चार्ज्ड स्पीशीज होती हैं ये बायोमोलिक्यूल्स को वाटर सॉल्युबल बनाए रखता है, क्योंकि आप जानते हैं कि पानी जो होता है वो एक पोलर सॉल्वेंट होता है, और अगर कोई भी चार्ज्ड स्पीशीज है तो उसमें पोलैरिटी आ जाएगी और वो इजीली पानी में सॉल्युबलाइज हो जाएगा। दूसरा ये दोस्तों कि ये जो चार्ज स्पीशीज हैं ये प्रिवेंट करती हैं इन बायोमोलिक्यूल्स को फ्रॉम डिफ्यूजिंग अक्रॉस द लिपिड बाइलेयर मेम्ब्रेन, क्योंकि लिपिड बाइलेयर मेम्ब्रेन जो होती है दैट इज हाइड्रोफोबिक इन नेचर। तो ऑब्वियसली अगर कोई पोलर मॉलिक्यूल है दैट विल नॉट गेट अलोंग वेरी वेल with the hydrophobic membrane. So although many biomolecules are ionized by the virtue of negatively charged carboxylate and positively charged amino group, यानी अगर मैं बायोमोलिक्यूल्स की बात करूं जैसे कि अमाइनो एसिड्स में होता है तो उसमें जो अमीनो ग्रुप होता है यानी NH3+ वो पॉजिटिवली चार्ज्ड होता है, और जो कार्बोक्सिलेट ग्रुप है वो होता है COO- वो नेगेटिवली चार्ज्ड होता है। तो जो मोस्ट कॉमन आयनिक ग्रुप होता है
बायोलॉजिकली इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में वो फॉस्फेट होता है, जैसे मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था। और इसीलिए जो फॉस्फोराइलेशन होता है अल्कोहल ग्रुप्स का, इट इज़ अ वेरी क्रिटिकल मेटाबॉलिक स्टेप। और स्पेशली इन अल्कोहल फॉस्फोराइलेशंस, जो एटीपी जो होता है दैट इज ऑलमोस्ट ऑलवेज द फॉस्फेट डोनर। जैसा मैंने अभी डिस्कस किया था, एटीपी गेट्स कन्वर्टेड इनटू एडीपी। और ये जो अल्कोहल ऑक्सीजन होती है, इट एक्ट्स एज अ न्यूक्लियोफाइल एंड इट अटैक्स द गामा फॉस्फोरस ऑफ एटीपी, और उससे एडीपी बन जाता है। दोस्तों, इस स्लाइड में जो मैंने आपको बताया था कि कभी-कभी ऐसा होता है कि मोनोसैकेराइड्स जो होते हैं, उसमें हेमी एसिटिल ग्रुप और प्राइमरी अल्कोहल ग्रुप दोनों का एस्टरिफिकेशन होता है। तो ये देखिए यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ 5 फॉस्फोराइबोसिल 1 पायरोफॉस्फेट यानी कि पीआरपीपी का फॉर्मेशन दिखाया गया है, जिसके अंदर दोनों ग्रुप्स जो हैं उनका एस्टरिफिकेशन हुआ है। तो दोस्तों, OH ग्रुप्स जो होते हैं मोनोसैकेराइड्स के, दे कैन बी readily converted to esters and ethers, और esterification can be done with an acid chloride और acid anhydride। जबकि जो ट्रीटमेंट अगर हम अल्किल हैलाइड से करते हैं इसमें मोनोसैकेराइड्स का, तो उसको हम विलियमसन ईथर सिंथेसिस कहते हैं, और उसमें ईथर का फॉर्मेशन हो जाता है। नेक्स्ट जो हमारा केमिकल प्रॉपर्टी होती है, उसमें हम पढ़ेंगे कि अल्काइलेशन हो जाता है मोनोसैकेराइड्स का। तो स्पेशली इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कलाइन एजेंट्स। अल्कलाइन एजेंट्स कौन से एजेंट्स होते हैं? जिनका कि जो पीएच होता है वो 7 के ऊपर होता है। और आईयूपीएसी टेबल में अगर मैं बात करूं, तो उसमें ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के जो हाइड्रोक्साइड्स होते हैं, दे आर अल्कलाइन इन नेचर। तो जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड है या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है। और इसके अलावा मिथाइल सल्फेट या फिर मिथाइल आयोडाइड। तो इनमें जो फ्री हाइड्रोक्सिल्स होते हैं मोनोसेक्राइड्स के, दे आर रिप्लेस्ड बाय द मिथॉक्सी ग्रुप। मिथॉक्सी ग्रुप मतलब होता है OCH3। तो ये जो अल्काइलेशन होता है, ये कभी भी ऐसी जगह पर नहीं होता है जहां पे आपका ब्लॉक्ड OH ग्रुप होता है। यानी अल्काइलेशन के लिए it is necessary to have a free OH group in the monosaccharide। और देखिए, जो मैंने आपको बताया कि ब्लॉक्ड OH ग्रुप नहीं होना चाहिए, जैसे कि ऑक्साइड ब्रिजेस में होता है या फिर ग्लाइकोसिडिक लिंकेजेस में होता है। जब ऑलिगोसेकेराइड्स या पॉलीसेकेराइड्स बनते हैं, तो वहां पे अल्काइलेशन पॉसिबल नहीं होता है। इस प्रॉपर्टी को दोस्तों हम यूटिलाइज कर सकते हैं इन द डिटर्मिनेशन ऑफ मोड्स ऑफ लिंकेज बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ मोनोसेकेराइड्स इन पॉलीसेकेराइड्स। तो अगर हमें ये लिंकेज पता है, अल्काइलेशन हुआ है, इट मींस देयर इज अ फ्री OH ग्रुप। और अल्काइलेशन अगर नहीं हो रहा है, इट मींस ऑल द OH ग्रुप्स आर ब्लॉक्ड। तीसरी केमिकल जो रिएक्शन शो करते हैं मोनोसेकेराइड्स, वो होती है ऑक्सीडेशन की। तो दोस्तों, जो ये एल्डिहाइड या जो कीटोन ग्रुप होता है मोनोसेकेराइड्स में, ये ऑक्सीडाइज भी हो सकता है, जैसे कि एल्डोजिस और कीटोजिस। ये एक रिडक्टेंट की तरह बिहेव करते हैं। और इन पर्टिकुलर दे आर एबल टू रिड्यूस मेटल सॉल्ट्स, अगर वो अल्कलाइन सॉल्यूशन में होते हैं, अप टू द मेटल स्टेज। यानी मेटल सॉल्ट्स को ये रिड्यूस करके मेटल स्टेज तक लेकर के आ जाते हैं, या फिर अप टू अ लोअर डिग्री ऑफ ऑक्सीडेशन। तो इस चीज को हम मेटलर्जी में भी यूज कर सकते हैं। तो वन ऑफ द reagents which is most frequently used for detecting the presence of reducing sugars for titrating them is based on a cupric salt। क्यूप्रिक होता है कॉपर का जो सॉल्ट है, अगर जिसके अंदर उसकी वैलेंसी +2 होती है, तो हम उसको क्यूप्रिक सॉल्ट कहते हैं। और अगर Cu में +1 की वैलेंसी है, तो हम उसको क्यूप्रस सॉल्ट कहते हैं। अगर वो मेंटेन्ड है इन सॉल्यूशन बाय अ डबल टार्टरेट ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम। और ये कॉम्प्लेक्स बनाता है, और इसको हम फेलिंग्स लिकर भी कहते हैं। और ये फेलिंग्स जो सॉल्यूशन है, इसका एक बहुत इम्पोर्टेंट
कंपोनेंट होता है। तो देखिए जो इसमें जो रिएक्शन होती है उसमें प्रिंसिपल क्या यूज होता है, तो उसमें एक रिड्यूसिंग शुगर होनी चाहिए और ये जो क्यूप्रिक आयन है जिसकी वैलेंसी है +2, जो कि ब्लू कलर देता है जब ऑक्सीडाइज कर देता है शुगर को और खुद कन्वर्ट हो जाता है 2Cu+ में, यानी कि क्यूप्रस आयन में। अब चूंकि जो मीडियम है वो अल्कलाइन नेचर होता है, तो ये जो क्यूप्रस आयन है जिसकी वैलेंसी +1 है, ये OH ग्रुप के साथ मिलकर के 2CuOH बनाता है, जो कि आगे कन्वर्ट हो जाता है Cu2O में और एक मॉलिक्यूल ऑफ वाटर निकल जाता है। अब ये जो फाइनल प्रोडक्ट बनता है, इट इज लेस सॉल्युबल एंड गिव्स अ ब्रिक रेड प्रेसिपिटेट। तो ये जो रिएक्शन है, this is produced by all the molecules of aldoses and ketoses which have, if not a free aldehyde or a ketone group, at least a pseudo aldehyde or a pseudo ketone group which is capable of yielding a free group as the equilibrium existing in the solution is displaced by the reaction। यानी ये जो रिएक्शन है ये सिर्फ वो ही मोनोसेक्राइड्स देंगे जिनमें या तो फ्री एल्डिहाइड या कीटोन ग्रुप हो, या फिर स्यूडो एल्डिहाइड और स्यूडो कीटोन ग्रुप हो। तो ऑन द कॉन्ट्ररी जो मॉलिक्यूल्स जिनमें स्यूडो एल्डिहाइड या स्यूडो कीटोन ग्रुप इन्वॉल्व होता है कुछ लिंकेजेस बनाने में, जैसे कि ओसाइड लिंकेज है, उनमें कभी भी रिड्यूसिंग कैरेक्टर नहीं आता है अनटिल एंड अनलेस ये जो लिंकेज है ये हाइड्रोलाइज हो जाए। देखिए दोस्तों, जब कोई पर्टिकुलर ग्रुप अवेलेबल होगा रिएक्शन के लिए तभी तो वो रिएक्शन देगा। तो इसी तरीके से जो एग्जांपल्स हैं, it can be given in the following while referring to heterosaccharides, disaccharides and polysaccharides, क्योंकि मैंने आपको शुरू में ही बता दिया था कि जो केमिकल रिएक्शंस है they help us to identify or classify monosaccharides, disaccharides and polysaccharides। नेक्स्ट जो रिएक्शन मैं समझाने वाली हूँ आपको, इसी के बेसिस पर, वो है ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। तो जैसा हमने अभी अभी बात किया था कि शुगर्स को हम क्लासिफाई कर सकते हैं एज रिड्यूसिंग या फिर नॉन रिड्यूसिंग बेस्ड ऑन देयर एक्टिविटी विद टॉलेंस रिएजेंट या फिर बेनेडिक्ट्स रिएजेंट या फिर फेलिंग्स रिएजेंट। देखिए इन पर भी क्वेश्चन उठ करके आ सकता है कि कौन कौन से टेस्ट हैं जिससे आप लैब में आइडेंटिफाई कर सकते हो कि वो रिड्यूसिंग शुगर है या नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। तो दोस्तों अगर कोई भी शुगर ऑक्सीडाइज होती है इन तीनों रिएजेंट्स से, तो हम उसको रिड्यूसिंग शुगर कहते हैं, क्योंकि जो ऑक्सीडेंट है वो या तो Ag+ होगा या फिर Cu+2 होगा और वो रिड्यूस हो जाएगा इस रिएक्शन में। और ये जो रिडक्शन है ये आप देख सकते हैं बाय द फॉर्मेशन ऑफ अ सिल्वर मिरर या फिर प्रेसिपिटेशन ऑफ क्यूप्रस ऑक्साइड। और जो ये टॉलेंस टेस्ट है, इट इज कॉमनली यूज टू डिटेक्ट aldehyde functions, or and because of the facile interconversion of ketoses and endoses under the basic conditions of this test, ketoses such as fructose also react and are classified as reducing sugars। तो दोस्तों अगेन मैं यही बोलना चाहूंगी कि ये जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं इसकी हेल्प से हम कोई भी कार्बोहाइड्रेट है या शुगर्स हैं उनको हम अलग अलग कैटेगरी में आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो जब भी कोई भी एल्डिहाइड जो फंक्शन होता है एक एल्डोज का, उसको हम ऑक्सीडाइज करते हैं टू कार्बोक्सिलिक एसिड। देखिए अलग अलग स्टेजेस हैं, एल्डोज विल be oxidized into ketose and then into carboxylic acid। तो अगर एल्डिहाइड फंक्शन जो है वो ऑक्सीडाइज होके कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट होता है तो हम उस प्रोडक्ट को कहते हैं एल्डोनिक एसिड। और सिंस जो इसमें 2 डिग्री हाइड्रोक्सिल फंक्शंस होते हैं दैट आर आल्सो प्रेजेंट इन दीज कंपाउंड्स, तो इसीलिए कोई भी माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सच एज hypobromite must be used in this conversion।
और अभी मैं आपको डिटेल में इसके जो इक्वेशंस हैं, रिएक्शंस हैं, वो बताने वाली हूँ। लेकिन अगर बोथ द एंड्स ऑफ एन एल्डोज चेन आर ऑक्सीडाइज्ड टू कार्बोक्सिलिक एसिड्स, then the product is called alderic acid. So by converting an aldose to its corresponding alderic acid derivative, the ends of the chain become identical. और देखिए ये हम accomplish कर सकते हैं by reducing the aldehyde to CH2OH, यानी कि मिथेनॉल। तो ऐसे जो ऑपरेशंस होते हैं ये आपको जो रिमेनिंग मॉलिक्यूल है उसकी लेटेंट सिमेट्री बताने में हेल्प करते हैं। और दोस्तों ये जितनी राइबोज, जाइलोज, एलोज, गैलेक्टोज, ये जितनी भी शुगर्स हैं, दे यील्ड ए कायरल एल्डेरिक एसिड्स विच आर नॉट ऑप्टिकली एक्टिव। और देखिए मैं आपको जो रिएक्शंस बताने की कोशिश कर रही थी वो ये हैं कि डी राइबोज गेट्स कन्वर्टेड इनटू राइबोनिक एसिड, और डी राइबोज अगर मैं डाइल्यूट HNO3 में करती हूँ तो राइबैरिक एसिड। और ये जो राइबैरिक एसिड होती है इट हैज ए कायरल कार्बन। और ये देखिए आप कि जो डी अराबिनोज है अगर मैं उसको ट्रीट कराती हूँ डाइल्यूट HNO3 से तो इट गिव्स डी अराबिनेरिक एसिड। वहीं पे अगर डी लाइजोज को मैं रिएक्ट करवाती हूँ डाइल्यूट HNO3 से तो वो मुझे डी लाइग्जैरिक एसिड वाला प्रोडक्ट मुझे देता है। और देखिए जो नेक्स्ट रिएक्शन अब आती है, अभी हमने ऑक्सीडेशन पढ़ा था, अब जो नेक्स्ट रिएक्शन आ रही है दैट इज रिडक्शन। और जितने एल्डोजेस हैं उनको अगर मैं सोडियम बोरोहाइड्राइड से रिड्यूस करती हूँ तो इसके जो एंड्स होते हैं वो रिजल्टिंग एल्डिटॉल चेन में कन्वर्ट हो जाते हैं विच इज आइडेंटिकल HOCH2, then CHOH whole N, और अगेन CH2OH का एक ग्रुप लगा होता है। So thereby accomplishing the same configurational change produced by oxidation to an alderic acid। और इसीलिए एलिटॉल और गैलेक्टिटॉल जो है वो हमको मिलता है फ्रॉम द रिडक्शन ऑफ एलोज एंड गैलेक्टोज। और ये एक कायरल इन नेचर होते हैं, जबकि जो अल्ट्रोज और टैलोज ये जब रिड्यूस होते हैं तो सेम कायरल एल्डिटॉल में कन्वर्ट हो जाते हैं। और देखिए एक समरी मैंने बना के देने की कोशिश की है फॉर दीज रिडॉक्स रिएक्शंस, और उसके जो डेरिवेटिव नॉमेनक्लेचर हैं वो इस टेबल में आप देख सकते हैं कि जब भी HOBr से ऑक्सीडेशन होता है तो एक एल्डोनिक एसिड बनती है, जबकि HNO3 की प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन होता है तो एल्डेरिक एसिड बनती है। लेकिन अगर रिडक्शन कर देती हूँ मैं एल्डोज का तो एक एल्डिटॉल बन जाता है। दोस्तों नेक्स्ट जो केमिकल रिएक्शन है उसमें मैं डिस्कस करूंगी एक्शन ऑफ कंसंट्रेटेड एसिड। सो अंडर द इफेक्ट ऑफ एनी कंसंट्रेटेड एसिड, और साथ ही साथ अगर हीट भी प्रोवाइड की जाती है तो जितने भी एल्डोजेस हैं या कीटोजेस हैं दे गिव फरफ्यूरल, अगर पेंटोज शुगर है तो, और अगर हेक्सोस शुगर है तो हाइड्रोक्सी मिथाइलेटेड डेरिवेटिव ऑफ फरफ्यूरल मिलता है। और अगर यूरोनिक एसिड है तो आपको फ्यूरोइक एसिड मिलता है। और ये देखिए आप, ये मैंने रिएक्शन बताने की कोशिश की है कि फरफ्यूरल जो है वो बन रहा है बाय कंसंट्रेटेड एसिड का जो एक्शन हो रहा है ग्लूकोज के ऊपर। और ये जो फरफ्यूरल और उसके जो डेरिवेटिव्स होते हैं दे कंडेंस विद वेरियस फिनॉल्स जैसे कि नाफ्थॉल और सिनॉल एक्सेट्रा, और ये कलर देते हैं enabling them either they are used in the characterization or the titration of monosaccharides except osamins and sialic acids। और जो नेक्स्ट हमारा केमिकल रिएक्शन है वो है एक्शन ऑफ फिनाइल हाइड्रोजीन।
तो दोस्तों इसके जो पहला स्टेप होता है उसमें एक मॉलिक्यूल ऑफ फिनाइल हाइड्रोजीन रिएक्ट्स विद अ मॉलिक्यूल ऑफ एल्डोज और कीटोज टू फॉर्म अ हाइड्राजोन। उसके बाद हमको एक ओजाजोन ऑब्टेन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ एन एक्सेस ऑफ फिनाइल हाइड्रोजोन। और ये जो ओजाजोन्स होते हैं दे आर क्रिस्टलाइज्ड प्रोडक्ट्स whose characteristics यानी कि फॉर्म ऑफ क्रिस्टल्स या मेल्टिंग पॉइंट कैन अलाउ द आइडेंटिफिकेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स, स्पेशली मोनोसेक्राइड्स। यानी जितने भी अलग अलग मोनोसेक्राइड्स होंगे उनके ओजाजोन्स भी अलग अलग ही बनेंगे। हाउएवर दो चीजें ध्यान में रखनी चाहिए। पहली ये कि कार्बन्स नंबर 1 and 2 participate in the formation of ozones so that the same ozone will be given by any two epimers जो कि aldoses हैं, which differ only by the configuration of the hydroxyl carried by carbon 2. This is the case of glucose and mannose. और दूसरा केस ऐसा कौन सा है जहाँ पे सेम ओजाजोन्स बनेंगे, और वो है कोई भी अगर एल्डोज और कीटोज आइसोमर्स हैं जिनका सेम कॉन्फ़िगरेशन है ऑफ द कार्बन एटम्स कैरिंग द सेकेंडरी अल्कोहल ग्रुप। और इस जो केस में एग्जांपल्स मैं लूंगी वो है ग्लूकोज और फ्रक्टोज। तो यानी ग्लूकोज और फ्रक्टोज और ग्लूकोज और मैनोज, इनका जो ओजाजोन होगा वो सेम बनेगा। इस पर भी सीधे सीधे क्वेश्चंस उठ करके आते हैं दोस्तों। और ये देखिए, ये मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। ये डी ग्लूकोज है, इसी तरह से डी फ्रक्टोज है, और दोनों का जो ओजाजोन होता है दैट इज कॉमन टू डी ग्लूकोज एंड डी फ्रक्टोज। नेक्स्ट जो रिएक्शन हम पढ़ेंगे दोस्तों वो है एक्शन ऑफ अल्कोहल्स। तो जितने मोनोसेक्राइड्स होते हैं दे मोस्टली एग्जिस्ट इन हेमी एसिटल साइक्लिक फॉर्म। तो ये जो स्यूडो एल्डिहाइड या स्यूडो कीटोन हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है मोनोसेक्राइड्स का, इट कैन आल्सो रिएक्ट विद alcoholic hydroxyl to form an acetal. So depending on the whether this alcoholic hydroxyl does or does not belong to another molecule of a monosaccharide, a disaccharide, or a heterosaccharide, it will be obtained. And this leads us to the study of oligosaccharides. सिमिलरली दोस्तों ग्लाइकोसाइड फॉर्मेशन की बात करते हैं तो जितने भी एसिटल डेरिवेटिव्स होते हैं दे आर फॉर्म्ड व्हेन अ मोनोसेकेराइड रिएक्ट्स विद एन अल्कोहल इन द प्रेजेंस ऑफ एन एसिड कैटलिस्ट, एंड दिस इज कॉल्ड ग्लाइकोसाइड्स। तो ये जो रिएक्शन होती है ये हम इलस्ट्रेट करते हैं, मैं नेक्स्ट स्लाइड में आपको समझाऊंगी, फॉर ग्लूकोज एंड मीथेनॉल। और जब हम ग्लाइकोसाइड का नामकरण करते हैं तो ओ एस ई जो शुगर का सफिक्स होता है, देखिए दो चीजें होती हैं, प्रीफिक्स और सफिक्स। प्रीफिक्स मतलब किसी के नाम के आगे अगर लग रहा है तो वो प्रीफिक्स है, और अगर किसी के नाम के आगे पीछे की तरफ लग रहा है तो उसको हम सफिक्स कहते हैं। तो जो भी शुगर का जो भी सफिक्स है जो कि ओज में खत्म होता है दैट इज ऑलवेज रिप्लेस्ड बाय ओसाइड, जबकि जब भी हम ग्लाइकोसिडिक फॉर्मेशन की बात करते हैं और जो अल्कोहल ग्रुप का नेम होता है वो पहले आ जाता है। तो एज इज जनरली ट्रू फॉर मोस्ट एसिटल्स, ग्लाइकोसाइड फॉर्मेशन इन्वॉल्व्स द लॉस ऑफ एन इक्विवेलेंट ऑफ वाटर। यानी जब भी ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनेगा तो वन मॉलिक्यूल ऑफ H2O इज रिलीज्ड। तो ये जो डाई ईथर प्रोडक्ट होता है इट इज स्टेबल टू बेस एंड अल्कलाइन ऑक्सीडेंट्स सच एज टॉलेंस रिएजेंट। और सिंस ये जो एसिड कैटलाइज्ड जो एल्डोलाइजेशन होता है दैट इज रिवर्सिबल इन नेचर, इसीलिए ग्लाइकोसाइड्स में भी हाइड्रोलाइज्ड बैक टू देयर अल्कोहल एंड शुगर कंपोनेंट्स बाय एक्वस एसिड। तो और ये देखिए दोस्तों, ये मैंने आपको समझाने की कोशिश की है कि जो ये ग्लाइकोसाइड्स बनते हैं अलग अलग, वो कौन कौन से होते हैं। पहला है सैलिसिन, दूसरा है पियोनिन, और तीसरा है साइटिडीन। तो सैलिसिन जो है इट इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट हर्बल रेमेडीज नोन, और इट वाज द मॉडल फॉर द सिंथेटिक एनाल्जेसिक एस्पिरिन।
तो बहुत लार्ज क्लास है वो हाइड्रोक्सिलेटेड हो जाती है, और एरोमेटिक ऑक्सोनियम कैटायंस जो होते हैं उनको हम एंथोसाइनेंस कहते हैं। और ये रेड, पर्पल और ब्लू कलर प्रोवाइड करता है बहुत सारे फ्लावर्स को, बहुत सारे फ्रूट्स को, और कभी कभी वेजिटेबल्स को भी। तो जैसे अगर आपने बैंगन खाया होगा, ब्रिंजल जिसे हम कहते हैं, या फिर एग प्लांट कहते हैं, तो उसमें जो पर्पल कलर है, दैट इज ड्यू टू एंथोसाइनेंस। सिमिलरली पियोनिन एक एग्जाम्पल है ऑफ दिस क्लास ऑफ नेचुरल पिगमेंट्स, जो कि एग्जिबिट करता है प्रोनाउंस्ड पीएच कलर डिपेंडेंस, यानी थोड़ा सा भी पीएच में अगर डिफरेंस है तो उसका कलर चेंज हो जाएगा। और ये जो ऑक्सोनियम मॉइटी होती है, दैट इज ओनली स्टेबल इन एसिडिक एनवायरमेंट्स, और इसीलिए जैसे ही बेस कहीं पर भी ऐड होगा जो कि अल्कलाइन इन नेचर होता है, तो जो कलर है उसका वो चेंज हो जाएगा या फिर डिसअपियर हो जाएगा। तो ये जो कॉम्प्लेक्स चेंजेस होते हैं जो कि अकर करते हैं जब हम वाइन को फर्मेंट करते हैं और स्टोर करते हैं किसी पार्ट में एसोसिएटेड विद ग्लाइकोसाइड्स ऑफ एंथोसाइनिन्स। तो और फाइनली जो एक अमाइनो डेरिवेटिव होता है राइबोज का, जैसे कि साइटिडीन, it plays a very important role in biologically phosphorylating agents और कोएंजाइम्स या फिर इंफॉर्मेशन सपोर्ट एंड स्टोरेज मटेरियल्स। जो नेक्स्ट केमिकल रिएक्शन मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ वो है चेन शॉर्टनिंग या फिर लेंथनिंग की। यानी कि जो लंबी लंबी चेन्स बनती हैं जब मोनोसेकेराइड्स गेट कन्वर्टेड इनटू ऑलिगो एंड पॉलीसेकेराइड, तो वो किस तरीके से चेन बढ़ती हैं या किस तरह से टूटती हैं, तो वो हम समझेंगे। तो पहला है रफ्स डिग्रेडेशन, और इसके अंदर फ्रेंड्स जो एल्डोज शुगर होती है वो ब्रोमीन वाटर की प्रेजेंस में एल्डोनिक एसिड देती है। और अगेन जो एल्डोनिक एसिड है ये आयरन और H2O2 यानी कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड और CaCO3 यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट, इनकी प्रेजेंस में एल्डोज देगा, लेकिन उस एल्डोज का एक कार्बन कम होगा। और ये जो पूरा प्रोसेस है इसको हम रफ डिग्रेडेशन कहते हैं। सिमिलरली एक किलियानी फिशर सिंथेसिस होती है जिसके अंदर जो एल्डोज है वो कन्वर्ट हो जाता है एल्डोनिक एसिड में। अब नाउ इट डिपेंड्स कि लैक्टोनाइजेशन हो रहा है या रिडक्शन हो रहा है। तो इसके अंदर हमको मिक्सचर्स मिलते हैं CN+1 और C2 एपिमर्स के। और ये जो सिंथेसिस का प्रोसेस है इस प्रोसेस को हम कहते हैं किलियानी फिशर सिंथेसिस। इस बार भी सीधे सीधे क्वेश्चन उठ के आ सकते हैं कि व्हाट इज रफ डिग्रेडेशन, व्हाट इज किलियानी फिशर सिंथेसिस। दोस्तों नेक्स्ट जो रिएक्शन है वो होती है वोल डिग्रेडेशन। तो ये जो एबिलिटी होती है डिग्रेड करने की किसी भी एल्डिहाइड चेन को बाय वन कार्बन, ये इस डिग्रेडेशन ने या इस प्रॉपर्टी ने इट प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द स्ट्रक्चर एल्यूसिडेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। क्योंकि अगर दो कार्बोहाइड्रेट या तीन कार्बोहाइड्रेट की मैं बात कर रही हूँ जिसके अंदर सिर्फ एक कार्बन जो है वो चेंज है, तो वो आप यहाँ से पता लगा सकते हो। और ये रफ प्रोसीजर का ही एक ऑल्टरनेटिव है जिसको दिया था वोल ने, और इसीलिए उनके नाम पे वोल डिग्रेडेशन इसका नाम पड़ा है। तो अभी तक तो मैंने जनरल प्रॉपर्टीज आपसे डिस्कस की थी कार्बोहाइड्रेट्स की, विच आर केमिकल प्रॉपर्टीज। अब मैं एग्जैक्टली exactly आपको मोनोसेकेराइड्स के बारे में बताऊंगी और हम नटशेल में छोटे छोटे पॉइंट्स बना करके इसके सारी प्रॉपर्टीज को स्टडी करेंगे। तो दोस्तों जो मोनोसेकेराइड्स होते हैं इनके रिएक्शंस बेसिकली हाइड्रोक्सिल ग्रुप यानी OH ग्रुप, या फिर पोटेंशियली फ्री एल्डिहाइड यानी कि CHO, या फिर कीटोन ग्रुप यानी कि C डबल बॉन्ड O ग्रुप के कारण ही होती है। अब दोस्तों सबसे पहला जो रिएक्शन अगर मैं हम पढ़ेंगे मोनोसेकेराइड्स के लिए तो वो है रिएक्शन विद एल्कली। अब देखिए एल्कली भी दो तीन तरीके की होती है। पहली होती है डाइल्यूट एल्कली यानी कि बहुत ही माइल्ड रेंज की एल्कली है। तो ऐसे शुगर्स जब भी वीक एल्कलाइन सॉल्यूशंस में रिएक्ट करते हैं सो दे अंडरगो आइसोमराइजेशन। इसको हम आम बोलचाल की भाषा में टॉटोमेरिज्म भी कहते हैं। और ये टॉटोमराइज होकर के बनाते हैं 1,2 इनिडायोल। और ये जो कंपाउंड बनता है इनिडायोल
इट इज फॉलोड बाय द फॉर्मेशन ऑफ अ मिक्सचर ऑफ शुगर्स। तो अगर माइल्ड अल्कलाइन सॉल्यूशन है तो कार्बोहाइड्रेट्स कंटेनिंग अ फ्री शुगर ग्रुप यानी कि एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप, दे विल गेट टॉटोमराइज टू फॉर्म इनिडायोल्स। जबकि अगर दो हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स होते हैं, ये अटैच्ड होते हैं टू द डबल बॉन्डेड कार्बन इन द मोनोसेक्राइड्स। जो दूसरी रिएक्शन है वो है स्ट्रॉन्ग एल्कली के साथ। इसके अंदर दोस्तों अगर कोई भी मोनोसेकेराइड वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग अल्कलाइन कंडीशंस में शुगर के साथ रिएक्ट करता है तो एक कैरामलाइजेशन रिएक्शन होती है। अब दोस्तों ये जो कैरामलाइजेशन है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द फूड इंडस्ट्री। तो आप लोगों में से अगर कोई आगे चल के फूड बायोकेमिस्ट बनना चाहता है या फूड साइंस में जाना चाहता है तो उसको ये सारी रिएक्शंस आनी बहुत जरूरी हैं। उसके अलावा रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज ऑफ शुगर में, क्योंकि शुगर्स को हम पहचानेंगे कैसे, क्लासिफाई कैसे करेंगे कि दैट दे आर रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग, तो वो तो हम तभी पता लगा सकते हैं जब हम प्रेजेंस ऑफ पोटेंशियली फ्री एल्डिहाइड या कीटोन ग्रुप को हम स्टडी करें। और जो रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी है दैट इज ऑलवेज मेनली ड्यू टू द ability of these sugars to reduce metal ions such as copper or silver to form insoluble cuprous oxide अंडर अल्कलाइन कंडीशन। और इसके अंदर जो एल्डिहाइड ग्रुप है, जितने भी एल्डोज शुगर्स का, दे आर ऑक्सीडाइज टू कार्बोक्सिलिक एसिड। और दूसरी खासियत ये है इस टेस्ट की, वो ये है कि दिस प्रॉपर्टी is the basis for qualitative and quantitative reactions। क्वालिटेटिव रिएक्शन मतलब होता है यस या फिर नो में जवाब है या फिर नहीं है। तो उसमें कौन कौन से मेजर टेस्ट हैं वो देख लीजिए। फेलिंग्स, देन बेनेडिक्ट्स, देन बारफोर्ड्स एंड नाइलैंडर्स टेस्ट। और इसके अलावा ये क्वांटिटेटिव रिएक्शंस भी देते हैं। जितने भी मोनोसेकेराइड्स होते हैं वो रिड्यूसिंग इन नेचर होते हैं, जबकि इन केस ऑफ ऑलिगोसेकेराइड्स, if the molecule possesses a free aldehyde और कीटोन ग्रुप, इट बिलोंग्स टू रिड्यूसिंग शुगर, जैसे कि माल्टोज या फिर लैक्टोज। और अगर ये जो रिड्यूसिंग ग्रुप है ये इन्वॉल्व होता है इन द फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, तो ये जो शुगर है इट बिलोंग्स टू नॉन रिड्यूसिंग ग्रुप, क्योंकि अब इसमें फ्री ग्रुप नहीं है जो कि किसी और सब्सटेंस को रिड्यूस कर सके। और ये जो शुगर्स हैं नॉन रिड्यूसिंग वाली, इनके एग्जांपल्स हैं जैसे ट्रेहलोज, सुक्रोज, राफिनोज एंड स्टिकायोज। दोस्तों नेक्स्ट जो रिएक्शन हम पढ़ेंगे मोनोसेकेराइड्स के बारे में वो है रिएक्शन विद फिनाइल हाइड्रोजीन। तो जब भी रिड्यूसिंग शुगर्स को हम हीट करते हैं फिनाइल हाइड्रोजीन से एट पीएच 4.7, तो एक येलो प्रेसिपिटेट हम ऑब्टेन करते हैं। अब ये जो प्रेसिपिटेटेड कंपाउंड होता है ये ओजाजोन होता है। अगर एक मॉलिक्यूल रिड्यूसिंग शुगर की रिएक्ट कर रही है with three molecules of phenyl hydrazine, तो जो डी मैनोज और डी फ्रक्टोज हैं ये सेम तरीके का ओजाजोन बनाते हैं जैसे कि डी ग्लूकोज। और क्योंकि जो कॉन्फ़िगरेशन है C4 C5 C3 C6 कार्बन की ये सेम है फॉर ऑल द थ्री शुगर्स, तो ये जो रिएक्शन है इट सर्व्स टू डिस्टिंग्विश बिटवीन एल्डोज एंड कीटोज शुगर ऑल्सो। और लास्ट में हम लोग रिएक्शन विद एसिड्स पढ़ लेते हैं कि जब भी हम हेक्सोस के सॉल्यूशन को हीट करेंगे इन अ स्ट्रॉन्ग नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिडिक कंडीशन तो हाइड्रोक्सी मिथाइल फरफुरल बनता है। अब ये जो हाइड्रोक्सी मिथाइल फरफ्यूरल होता है जो हेक्सोस से बनता है, इट इज यूजुअली ऑक्सीडाइज्ड फर्दर टू ऑब्टेन फ्यू प्रोडक्ट्स। जैसे कि जब फिनोलिक कंपाउंड्स होते हैं जैसे कि रिसोर्सिनॉल, अल्फा नेफ्थॉल या फिर एंथ्रोन जब हम ऐड करते हैं तो यू गेट अ मिक्सचर ऑफ कलर्ड कंपाउंड्स। और इसी चीज को प्रिंसिपल बना करके यूज किया है मोलिश टेस्ट ने। तो मोलिश टेस्ट में आप डिटेक्ट कर सकते हैं कार्बोहाइड्रेट्स को किसी भी सॉल्यूशन में ऑन द बेसिस ऑफ दिस प्रिंसिपल। जैसे जब कंसंट्रेटेड H2O को हम ऐड करते हैं स्लोली टू अ कार्बोहाइड्रेट सॉल्यूशन विच कंटेन्स अल्फा नेफ्थॉल, तो एक पिंक कलर हमको दिखाई देता है इसके जंक्शन पे। तो जो हीट जनरेट होती है ड्यूरिंग द रिएक्शन हाइड्रोलाइज एंड डिहाइड्रेटेड
to produce furfural or hydroxymethyl furfural, which then reacts with alpha naphthol to produce the पिंक कलर। तो दोस्तों ये पूरे वीडियो में हम लोगों ने ये समझा कि कौन कौन सी केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं जो कि कार्बोहाइड्रेट स्पेशली मोनोसेकेराइड्स डिस्प्ले करते हैं, और कौन कौन सी ऐसी रिएक्शंस हैं जो हमारे लिए बहुत फायदेमंद हैं कि हम उनको यूज करके किसी तरीके से, अगर अननोन आपको एक सब्सटेंस दिया गया है तो आप उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, या फिर आपके पास मिक्सचर ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स है तो उसमें आप अलग अलग उसको कंपाउंड्स जो हैं उनको आप सेपरेट कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरा ये वीडियो, इसके कंटेंट पसंद आए हों तो प्लीज मेरे चैनल को, जिसका नाम है एग्रीकल्चर पीडिया, उसको सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें। धन्यवाद।